सभी को नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं प्रभात कौशिक आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप सभी के सामने आया हूं, जो मैथ की वीडियो होगी। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों मैं प्रभात कौशिक आप सभी का आपके अपने परिवार, जो आपकी खुद की फैमिली है, डिस्कवरी स्टडी सर्किल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, दिल खोलकर अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, आज की जो शानदार सी क्लास होगी वो एक नए चैप्टर के साथ होगी। मैथमेटिक्स का एक शानदार सा चैप्टर, एक खूबसूरत सा चैप्टर होगा आज दोस्तों। ठीक है, ये समझ लीजिए कि जिस तरीके से आदमी अपने मकान को बनाने से पहले मकान की नींव को मजबूत करता है, ठीक उसी प्रकार ये समझ लीजिए जो आज का जो टॉपिक होगा, जो आज का अध्याय होगा, वो पूरे मैथमेटिक्स की नींव है, यानी कि बेस है, जिसको पढ़कर आपको काफी मजा आने वाला है, काफी इंटरेस्ट लेने वाले हो दोस्तों। और कहीं ना कहीं आपने पहले भी पढ़ चुके होंगे और कुछ ना कुछ नई चीजें आपको सीखने को यहां से मिलने वाली है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने इस चैप्टर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया, तो दोस्तों आपको मैथ में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। ये समझ लीजिए कि पूरा मैथमेटिक्स आपकी मुट्ठी में होगा। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं दोस्तों शुरू आज की इस क्लास को, आज के इस सेशन को। एक जो चैप्टर का नाम होगा दोस्तों वो होगा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि अनुपात समानुपात। हर एक टॉपिक में, हर एक चैप्टर में इसका यूज होगा, हर एक चैप्टर में, चाहे वो कोई भी चैप्टर हो, हर जगह इसका यूज होता है। तो इसलिए इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही तमीज के साथ पढ़ना है दोस्तों। और शुरू करेंगे अब हम एक नया चैप्टर, नया अध्याय, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। ठीक है, समझिए भाई, चैप्टर का नाम क्या होगा? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। यानी कि इसका हिंदी में जो नाम होगा वो होगा अनुपात और समानुपात। तो दोस्तों क्वेश्चन पे जाने से पहले हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी टर्मिनोलॉजी, कि ये रेशियो यानी कि अनुपात होता क्या है और समानुपात का मतलब होता क्या है। ठीक है, हम आज की जो पहली क्लास होगी ये रेशियो की, ये मान के चलिए इंट्रोडक्शन होगा, जिसमें हम किस चीज का यूज करेंगे, किस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम समझने का प्रयास करते हैं कि रेशियो आखिर है क्या चीज, ये रेशियो आखिर है क्या चीज। तो मैं आपको कहूंगा कि जो ये रेशियो होता है, रेशियो क्या होता है? रेशियो का मतलब क्या होता है? जस्ट डिवाइड करना, जस्ट डिवाइड करना, यानी कि जस्ट भाग देना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि एक चीज को दूसरी चीज से भाग देना ही क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा, अनुपात कहलाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये कहूं आपको कि एक आदमी ए है और एक आदमी बी है, और इन दोनों के बीच में जो रेशियो है वो 2:3 है, तो आप मुझे ये बताएं कि ए अनुपात बी का मतलब यहां पे 2:3 हुआ। क्या इस बात को मैं ऐसा नहीं लिख सकता भाई, ए बटा बी बराबर 2/3? आप कहोगे सर बिल्कुल लिख सकते हो। तो इसी आधार पर मैं ये कहना चाहता हूं कि रेशियो और कुछ नई चीज नहीं है। रेशियो का मतलब जस्ट डिवाइड करना होता है, जस्ट भाग देना होता है, एक को दूसरे से भाग देना, यही क्या कहलाएगा? रेशियो कहलाएगा। लेकिन हम इसका यूज क्यों करते हैं दोस्तों? इसका यूज हम करते हैं दो चीजों में कंपेयर करने में, दो चीजों में कंपैरिजन करने में, कि एक चीज दूसरे चीज की तुलना में कितना गुना है। क्लियर हुई बात? कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमें ए की तुलना करनी है बी से, ए की तुलना करनी है किससे भाई? बी से तुलना करनी है, कि ए बी की तुलना में कितना गुना है, मैं ये निकालना चाहता हूं कि ए बी की तुलना में कितना गुना है। तो क्या इस बात का मतलब मेरे भाई ये नहीं होगा कि 2 इस 3 की तुलना में कितना गुना होगा? भाई इस बात का मतलब यही तो होगा कि 2 इस 3 की तुलना में कितना गुना होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल। तो दोस्तों एक बात आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझनी पड़ेगी कि जिस चीज को हम पूछते हैं उसको रखते हैं हम अंश में, और जिसके रेस्पेक्ट में हम पूछते हैं वो होती है हमारी बेस वैल्यू, और उसको रखते हैं हम हर में, यानी कि अपॉन में, यानी कि बटे में। क्लियर हुई बात? तो मैं यहां पर जानना ये चाहता हूं कि ये 2 इस 3 का कितना गुना होगा। आप कहोगे सर मैं 2 को पूछना चाहता हूं, तो 2 को रखिए अंश में। किसके रेस्पेक्ट में पूछ रहा हूं मैं? 3 के रेस्पेक्ट में, यानी कि बेस वैल्यू क्या बनेगी? वो 3 बनेगी, यानी कि मैं कह सकता हूं कि 2/3 गुना होगा, 2/3 गुना होगा, कि ए की वैल्यू जो भी रही होगी वो बी की वैल्यू का 2/3 गुना होगा। इस बात का मतलब ये होगा। आप समझ रहे होंगे, मैं समझता हूं। ठीक है, अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि बी इस ए का कितना गुना होगा,
ए भाई 20 ए का कितना गुना होगा? आप कहोगे सर इस बार तो हम बी को पूछ रहे हैं। है भाई इस बार तो हम बी को पूछ रहे हैं। इस बात का मतलब क्या हुआ कि मैं तीन के बारे में जानना चाहता हूं कि ये जो 3 होगा इस 2 का कितना गुना होगा। इसका मतलब इस बार हम 3 के बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने आपको ये कहा कि जिस के बारे में हम जानना चाहते हैं उसको रखना होता है अंश में, और जिसके रेस्पेक्ट में जानना चाहते हैं उसको रखना है हर में, यानी कि 2 के रेस्पेक्ट में जानना चाहते हैं। तो इसका मतलब 3/2 गुना, 3/2 गुना। कहने का मतलब यह हुआ कि ए की वैल्यू यहां पे 2 यूनिट है और बी की वैल्यू यहां पे 3 यूनिट है, कि ए की वैल्यू 2 में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि 3 आ जाए। भाई अगर मैं 2 में मल्टीप्लाई करता हूं 3/2 की, तो आप कहोगे सर 2 से 2 कटेगा, 3 तो आ गया, 3 तो आ गया ना। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो बी की वैल्यू रही होगी वो जो भी रही होगी वो इस ए की वैल्यू का 3/2 गुना रही होगी। यानी कि 2 चीजों में तुलना करना ही क्या कहलाता है? एक तरीके से अनुपात कहलाता है। 2 चीजों में तुलना करना, यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि यहां पे जो ए की वैल्यू होगी, यहां पे जो ए की वैल्यू होगी जो भी रही होगी, ये ए की वैल्यू जो भी रही होगी वो बी की वैल्यू का 2/3 गुना होगी। बी की वैल्यू का कितना गुना? बी की वैल्यू का 2/3 गुना होगी। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बी की वैल्यू निकालना चाहता हूं कि बी की वैल्यू क्या होगी, तो बी की वैल्यू दोस्त जो भी होगी वो इस ए की वैल्यू का 3/2 गुना होगी। कितना गुना होगी? 3/2 गुना, यानी कि 3/2 ए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात को बहुत ही अच्छे से समझ पाए होंगे जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि रेशियो का मतलब और कुछ नहीं होता दोस्त, जस्ट डिवाइड करना होता है, या फिर मैं ये कह सकता हूं कि 2 चीजों में कंपैरिजन करना, 2 चीजों में तुलना करना ही रेशियो कहलाता है, कि एक दूसरे की तुलना में कितना गुना होता है। इस बात का पता लगाने के लिए हम रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। अगर मैं बात करूं किसके बारे में? प्रोपोर्शनल के बारे में, यानी कि समानुपात के बारे में। अगर दोस्तों मैं बात करता हूं किसके बारे में? प्रोपोर्शनल यानी कि समानुपात के बारे में, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्तों ये प्रोपोर्शनल कोई अलग चीज नहीं होती। इसका मतलब होता है जस्ट इक्वल। क्या होता है? जस्ट इक्वल। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि 2 चीजों को आपस में बराबर कर देना, 2 चीजों को आपस में बराबर कर देना ही जस्ट इक्वल कहलाता है। जस्ट इक्वल का मतलब यानी कि बराबर का निशान, और जस्ट डिवाइड का मतलब यानी कि डिवाइड का निशान, डिवाइड का चिन्ह। क्लियर हुई बात यहां तक? ठीक है। कहने का मतलब यह हुआ, कहने का तात्पर्य मेरा यह है भाई कि अगर मैं ये लिखता हूं, भाई अगर मैं लिखता हूं कि 5:10, 5:10 समानुपात 12:24, 12:24, 12:24, तो मैं कह सकता हूं दोस्त कि 5 का 10 के साथ वही रेशियो होगा जो 12 का 24 के साथ है। यानी कि यहां पे जो भी रेशियो बनेगा वही सेम रेशियो इधर बनेगा। इसका मतलब ये दोनों चीजें आपस में बराबर है। इस समानुपात का मतलब ये होगा, है भाई, इस समानुपात का मतलब ये होगा, आप ये समझते हो कि 5:10 का जो अनुपात होगा क्या वो 1:2 नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ठीक है। और 12:24 का मतलब क्या होगा मेरे भाई? ये भी तो 1:2 होगा। तो चाहे इनके दोनों के बीच में तुम समानुपात का निशान लगाओ, चाहे आप बराबर का निशान लगाओ, इसी बात का मतलब क्या होगा? समानुपात होगा, यानी कि प्रोपोर्शनल होगा। मैं समझता हूं कि ये चीज भी आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ चुके होंगे कि रेशियो क्या होता है और समानुपात क्या होता है, अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। क्लियर हुई बात यहां पे? ठीक है। तो 2 चीजों को मैंने समझाया आपको कि रेशियो जस्ट डिवाइड होता है, या फिर मैं कहूं कि 2 चीजों में कंपेयर करना, तुलना करना ही क्या कहलाएगा? अनुपात कहलाएगा। या फिर प्रोपोर्शनल की मैं बात करूं, इसका मतलब जस्ट इक्वल होता है, 2 चीजों को किस तरीके से हम बराबर करते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर मैं लिखता हूं कि A/B समानुपात C/D, C/D, इस बात का मतलब क्या होगा कि A का B के साथ वही रेशियो है जो C का D के साथ है। यानी कि इस बात को मैं चाहे ऐसा भी लिखूं A/B बराबर C/D, तो दोनों बात दोस्तों एक ही है। चाहे इस बात को तुम ऐसे लिख लो,
या फिर इसी बात को तुम ऐसे लिख लो, यानी कि जस्ट इक्वल प्रोपोर्शनल कहलाता है। दो चीजों को आपस में समान बना देना क्या कहलाएगा मेरे भाई? वो कहलाएगा समानुपात। उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, अब मैं थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करूंगा कि चीजों को और अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगा कि रेशियो होता क्या है। ठीक है, समझिए रेशियो की जो एप्लीकेशन होती है उसका हम यूज कैसे करेंगे वो समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहां लिख देता हूं कि 4:5, 4:5 ये लिख दिया, अगर मैं इस रेशियो में किसी भी नंबर से डिवाइड कर दूं या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या दोस्तों रेशियो बदलेगा? आप कहोगे सर नहीं। तो इस बात का मतलब यह हुआ कि रेशियो भाई एक ऐसी चीज होती है, आप इसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो दोस्तों, रेशियो नहीं बदलेगा, बस लिखने का तरीका बदलेगा। और इस पॉइंट का यूज हम बहुत जगह करने वाले हैं, जहां पे रेशियो दिया होगा कुछ और, लेकिन हम मल्टीप्लाई करने के बाद उसके लिखने का तरीका बदल देंगे जो रिक्वायरमेंट होगी हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि रेशियो भाई एक ऐसा चीज है कि जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, कोई भी नंबर, कोई भी n नंबर हो, ठीक है, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो नहीं बदलेगा, क्योंकि ये 4n/5n होगा। तो आप फिर से वापस n को जब आप सिंप्लीफाई करोगे दोस्तों, तो n को यहां से इस तरीके से काट सकते हो, है भाई, n को इस तरीके से आप यहां से काट सकते हो कि नहीं? ये यहां पे लिखा हुआ है 4n, है ना, तो आप इस तरीके से यहां से n को काट सकते हो और वापस रेशियो क्या मिलेगा आपको? 5। तो दूसरा पॉइंट यही बनता है दोस्तों कि दोस्तों रेशियो क्या होता है, अनुपात क्या होता है? अनुपात एक ऐसी चीज है, एक ऐसी एप्लीकेशन है रेशियो की कि आप उसमें किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो, रेशियो नहीं बदलेगा, केवल और केवल उसके लिखने का तरीका बदलता है। ये चीज मैं आपको समझाना चाहता था। ठीक है, और दोस्तों तीसरी चीज क्या होगी दोस्तों? तीसरी चीज को समझने का प्रयास करें। तीसरी चीज क्या होगी? आपने देखा भी होगा कि कभी भी रेशियो को हम पॉइंट की फॉर्म में नहीं लिखते और फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखते, यानी कि रेशियो को कभी भी हम दशमलव के रूप में या फिर भिन्न के रूप में नहीं लिखते। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में पहले से लिखा हुआ है तो हमारा जो पूरा प्रयास रहेगा दोस्तों उसको इंटीजर की फॉर्म में बदलने का रहेगा, यानी कि रेशियो को हम हमेशा इंटीजर की फॉर्म में बदलते हैं, पूर्णांक की फॉर्म में बदलते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या होता है दोस्तों? मैं समझता हूं कि आप ये पहले से जानते हो, पूर्णांक यानी कि इंटीजर, इंटीजर नाम से स्पष्ट हो रहा है दोस्तों, पूर्णांक, ये इंग्लिश का नाम है इंटीजर। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण अंक, यानी कि एक कंप्लीट नंबर जिसमें दूर दूर तक कहीं भी पॉइंट ना दिखाई दे, दूर दूर तक कहीं भी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में ना हो, केवल और केवल एक सिंपल नंबर हो जो कंप्लीट नंबर हो। क्लियर हुई बात? जैसे कि मैं लिख दूं 25, ठीक है, 26, 4, 53, ये सब क्या है? पूर्णांक है। क्लियर हुई बात? तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि रेशियो कभी भी पॉइंट की फॉर्म में नहीं होता। अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कहीं पे, अगर पॉइंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कहीं पे, तो इसको हम किस में बदल लेंगे? इंटीजर के फॉर्म में, यानी कि पूर्णांक की फॉर्म में। अगर कहीं पे भी फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी कि भिन्न के रूप में लिखा हुआ है, तो हम इसको भी किस में बदल लेंगे दोस्तों? इंटीजर की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में। क्लियर हुई बात? और इसको भी किस में बदलते हैं? इंटीजर की फॉर्म में, इंटीजर की फॉर्म में। क्लियर हुई बात? देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं वो समझने का प्रयास करें। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख देता हूं आपके सामने, कोई पॉइंट की फॉर्म में रेशियो लिख देता हूं, जैसे कि 3.56 इस तरीके से लिख दिया मैंने, और इधर लिख दिया मैंने 4.5, ठीक है, और इस तरीके से रेशियो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा? इस रेशियो को इंटीजर फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस रेशियो को इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट करना, यानी कि पॉइंट को हटा देना। ठीक है ना? वो कैसे हटाओगे? आप ये बताओ, ये 0.2 अंकों के बाद है, लेकिन यहां 0.1 अंक के बाद है, तो अपनी मर्जी से मैं यहां पे 0 लगा लूं, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 लगा सकते, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ठीक है, तो क्या पॉइंट से पॉइंट कटेगा भाई? ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा ना, तो यहां से पॉइंट से पॉइंट कटेगा, तो आप इसको इंटीजर की फॉर्म में बदल चुके हो। सिंपलीफाई करना चाहते हो तो आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। ठीक है, और भी अगर सिंपलीफाई होगा तो आप कर सकते हो। ठीक है ना? तो यहां तक बताओ आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए कि रेशियो अगर पॉइंट की फॉर्म में है तो उसको इंटीजर की फॉर्म में बदलना है, ये सबसे पहला काम होगा। दूसरी चीज, अगर रेशियो हमारा
फ्रैक्शन की फॉर्म में है यानी कि भिन्न के रूप में है, तो उसको भी हम किस में बदलेंगे मेरे भाई, उसको भी हम इंटीजर की फॉर्म में बदलेंगे। जैसे मैं ये कह सकता हूं कि रेशियो दिया हुआ है 2/5 अनुपात 4/7, 4/7। तो यहां पे जो रेशियो दिया हुआ है ये एक फ्रैक्शन के रूप में है, एक भिन्न के रूप में दे दिया गया आपको रेशियो। तो इस रेशियो को आपको बदलना किस में पड़ेगा, इस रेशियो को आपको बदलना पड़ेगा पूर्णांक की फॉर्म में। तो आपको पूर्णांक की फॉर्म में बदलने के लिए दोस्तों करना क्या पड़ेगा, तो ध्यान दीजिए, जो बटे में होता है, जो हर में लिखा होता है ना, जब भी इस तरीके से कोई रेशियो दिया होगा तो जो हर में लिखा होता है, जिस तरीके से यहां 5 लिखा हुआ है, जिस तरीके से यहां 7 लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, जो हर में लिखा होता है इन दोनों नंबर्स का एलसीएम लोगे, इन दोनों नंबर का एलसीएम लोगे। और एलसीएम का मतलब दोस्त वो होता है कि वो छोटी से छोटी संख्या जो 5 से भी पूरी पूरी कट जाए और 7 से भी पूरी पूरी कट जाए। तो मुझे दिखता है कि वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा, 5 और 7 का एलसीएम क्या होगा, 35। और आप इस पूरे रेशियो को 35 से मल्टीप्लाई करोगे, आप इस पूरे रेशियो को 35 से मल्टीप्लाई करोगे। और मैंने अभी अभी आपको यह बताया कि रेशियो एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें, रेशियो पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लिखने का तरीका बदलता है। क्लियर हुई बात। तो 35 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2/5 में जब 35 से मल्टीप्लाई करोगे भाई, तो 5 से 35 कटेगा कि नहीं, 5 7 35, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 चौक 20। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, 2 सते 14, 2 से काट दोगे आप 10, तो जो फाइनल रेशियो बनेगा 7:10 बनेगा, जो कि एक इंटीजर फॉर्म में आ चुका, जो कि पूर्णांक की फॉर्म में हमने लिख दिया इसको। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन आपको एक छोटी सी बात और समझनी पड़ेगी। जैसे कि यही चीज लिखी हुई थी 2/5 अनुपात 4/7। जब भी आपके सामने केवल और केवल दो ही रेशियो हो और वो फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, तो आपको दोस्तों एलसीएम भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको एलसीएम भी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब अगर आपके सामने दो ही रेशियो दिखाई दे, तो आपको 5 और 7 का एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, इस चीज को बिल्कुल देसी तरीके से, इस तरीके से क्रॉस प्रोडक्ट से भी निकाल सकते हो। यानी कि शुरुआत आप इधर से ही करोगे। 7 की मल्टीप्लाई जब आप 2 में करोगे तो 14 बनेगा, और 5 की मल्टीप्लाई जब आप 4 में करोगे तो 20 बनेगा। तो इसका मतलब जो फाइनल रेशियो बना वो 14:20 बना, जो कि एक इंटीजर की फॉर्म में आ चुका। तो आप देख रहे होंगे यहां पे भी 14:20 ही बना। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे 7:10 बनेगा, 7:10। तो ये इसका जो है इंटीजर फॉर्म में बदल चुका। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप समझ चुके होंगे। ये क्रॉस प्रोडक्ट आप केवल और केवल दो ही रेशियो में लगा सकते हो। अगर 3 रेशियो दे दिए आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में, तब ये काम नहीं करता, तब हमें पूरे कंसेप्ट के साथ एलसीएम ही लेना पड़ेगा। क्लियर हुई बात यहां तक दोस्तों। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से चीजों को और क्लियर करने की कोशिश करूंगा, समझने का प्रयास करना। ठीक है भाई, देखिए अगर मैं ये लिखता हूं 4/5 अनुपात 3 बटे कितना ले लूं, 3/4 अनुपात 5/6। इस तरीके से मैंने ये ले लिया 4/5, 3/4, 5/6। तो इस बार जो हमारे सामने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हुए हैं वो 3 रेशियो लिखे हुए हैं। तो इसमें हम क्रॉस प्रोडक्ट नहीं लगाने वाले, क्योंकि इसमें क्रॉस प्रोडक्ट काम नहीं करेगा, वो केवल और केवल दो ही रेशियो में काम करेगा दोस्त। तो इसमें हम अपने पूरा कंसेप्ट के साथ चलेंगे, यानी कि जो बटे में वैल्यू लिखी होती है भाई, जो बटे में वैल्यू लिखी होती है, जैसे कि 5, 4 और 6, इन्हीं का एलसीएम लेंगे दोस्तों। 5, 4 और 6 इसी का एलसीएम लेंगे। तो आप मुझे बताओ एलसीएम यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर कौन सा होगा जो 5, 4 और 6 तीनों से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। आप कहोगे सर 5 और 4 दोनों के पहाड़े में छोटे से छोटा नंबर 20 आएगा, लेकिन 20 तो यार 6 से कटता ही नहीं। तो इसका मतलब 20
इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा 6 में 2 गुना 3, यानी कि 20 में 2 तो शामिल है लेकिन 3 शामिल नहीं है, तो 20 में 3 की कमी है, तो 20 3 60। तो इस बात का मतलब क्या होगा कि 5 4 और 6 का एलसीएम क्या होगा 60 होगा, और इसकी 60 की मल्टीप्लाई करोगे आप पूरे रेशियो में। और हम ये बात पहले से ही जान चुके कि दोस्त रेशियो एक ऐसी चीज होती है, रेशियो एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो, रेशो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ेगा तो केवल लिखने के तरीके पर पड़ेगा, केवल लिखने का तरीका बदलेगा। तो आप जब 60 की मल्टीप्लाई करोगे 4/5 में, तो आप ये देख रहे होंगे कि 60 जो होगा वो 5 से पूरा पूरा घटेगा, यानी कि 5 से घटेगा 12 बार, 12 चौक 48, ये कितना होगा दोस्तों 48। जब आप 60 की मल्टीप्लाई 3/4 में करोगे तो 4 से कितनी बार कटेगा भाई 15, 15 तिये 45, 6 से डिवाइड करोगे 60 को तो ये 10, 10 पंजे 50। तो यानी कि हमारा जो फाइनल रेशो बनेगा दोस्तों वो बनेगा 48:45:50, जो कि एक इंटीजर फॉर्म में लिखा जा चुका, जो कि पूर्णांक की फॉर्म में लिखा जा चुका। तो उम्मीद करता हूं जो चीज मैं समझाने का आपको प्रयास कर रहा था वो आप समझ चुके होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं अब। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अब देखिए आप, मैं अगर ये लिख दूं कि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b, तो सबसे पहले बहुत ही छोटी सी चीज से समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, 2a बराबर 3b अगर मैं ये लिखता हूं तो क्या मैं इस बात को इस तरीके से लिख सकता हूं भाई, इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि a अपॉन b, a अपॉन बी, कि a के अपॉन में क्या आ जाएगा b, और 3 के अपॉन में क्या चला जाएगा 2, यानी कि a अपॉन b का मतलब क्या होगा 3/2, 3/2। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 2a बराबर 3b को मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं कि a/b बराबर होगा 3/2 के। ठीक है, और इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं दोस्त, इसी चीज को इस तरीके से कि a/3 b/2, b/2, यानी कि एक ही चीज को मैं 3 तरीके से लिख सकता हूं, और तीनों ही तरीके से आपको समझना है कि कब कौन सा तरीका एग्जाम में एग्जामिनर लिख के देगा, वो सब कुछ आपको समझना है। ठीक है, देखिए अगर इस फॉर्म में आता है दोस्त, अगर क्वेश्चन में इस तरीके से कोई चीज लिखी हुई है, या फिर क्वेश्चन में इस तरीके से कोई चीज लिखी हुई है, या फिर कोई चीज इस तरीके से लिखी हुई है, तो आपको डायरेक्ट रेशियो बनाना चाहिए, आपको डायरेक्ट क्या होना चाहिए रेशियो बनाना आना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि आप a अनुपात b निकालो, यहां से a अनुपात b, यानी कि a रेशियो b, इसकी वैल्यू क्या होगी, इसका रेशियो क्या होगा, ये चाहता हूं। तो आपको ये समझनी पड़ेगी दोस्तों, यहां से अगर मैं ये चाहता हूं कि यहां से भी आप a अनुपात b निकालो और यहां से भी आप a अनुपात b निकालो, तो जाहिर सी बात है तीनों ही तरीके एक ही रूप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मतलब a रेशियो b की जो वैल्यू होगी वो यहां भी सेम होगी, यहां भी सेम होगी और यहां भी सेम होगी। ठीक है, अगर मैं यहां पे बात करूं दोस्तों, अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि भाई सामने की जो वैल्यू होगी वो खुद की वैल्यू होगी, तो a की वैल्यू 3 यूनिट होगी और b की वैल्यू क्या होगी 2 यूनिट होगी। ठीक है, a की वैल्यू कितनी 3 यूनिट और b की वैल्यू कितनी होगी 2 यूनिट। ठीक है, तो यहां से मैंने क्या बोला कि सामने की वैल्यू खुद की वैल्यू, a की वैल्यू 3 है तो b की वैल्यू 2 होगी। क्लियर हुई बात। ठीक इसी तरीके से अगर मैं यहां पे बात करूं तो मैं कह सकता हूं कि दोस्त बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू, बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू, यानी कि 3:2, 3:2। a की वैल्यू कितनी होगी 3 और b की वैल्यू कितनी होगी 2। तो चाहे इस तरीके से लिखा हो क्वेश्चन हमारा, तो बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू, बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो, अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो मैं बोल दूंगा सामने जो वैल्यू होगी वो खुद की वैल्यू होती है, b की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, अब मैं अगर इस बात पे हूं कि इस तरीके से अगर हमारे क्वेश्चन में चीजें लिखी हुई है तो हम इसका रेशियो कैसे डायरेक्ट बनाएंगे वो समझना। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं दोस्त कि जो a की वैल्यू होगी, जो इसके पास में रखी हुई वैल्यू है, ये नहीं है a की वैल्यू, जो इससे दूर वैल्यू है यानी कि इसके सामने रखी हुई है, तो a की वैल्यू 3 होगी, और b की वैल्यू जो इसके पास में रखी हुई है, जो 3 रखी हुई है, ये b की वैल्यू नहीं होगी, जो b से दूर है, दूर वाली वैल्यू क्या होगी b की वैल्यू होगी।
तो तीनों में ही हमने क्या निकाला दोस्त, ए अनुपात बी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे कि एग्जाम में एग्जामिनर चाहे इस बात को किसी भी तरीके से लिखे, आप ए रेशो बी को चंद सेकंड्स में निकाल सकते हो, 1 या 2 सेकंड्स में निकाल सकते हो। मैं उम्मीद ये करता हूं कि आप इस बात को समझ चुके होंगे। तो चलिए नेक्स्ट चीजों पे फोकस करते हैं, नेक्स्ट चीजों पे प्रकाश डालेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं यहां पे लिख दूं, क्या लिख दूं भाई, मैं लिख दूं कि 4a बराबर 3b बराबर 5b, इस 5c, ठीक है। 4a बराबर 3b बराबर 5c। अब तक तो केवल हम दो चीजों में कंपेयर कर रहे थे, ए बी में, ठीक है। अब मैं यहां पे जो कंपेयर कर रहा हूं वो ए बी और सी, यानी कि 3 चीजों में तुलना करने वाले हैं, ठीक है भाई। मैं यहां से ये चाहता हूं कि आप यहां से ए रेशो बी रेशो सी निकाल ले। क्लियर होगी बात, ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे निकालोगे। तो मुझे एक बात बताओ, जब भी 3 चीज आपस में बराबर होती है ना दोस्त, जब भी इस तरीके से 3 चीज आपस में बराबर होती है तो भाई ये किसी ना किसी के बराबर जरूर होती है, ये किसी ना किसी के बराबर जरूर होती है, समझिए, किसी ना किसी के बराबर जरूर होती है। तो मैं ये मान के चलता हूं दोस्तों कि ये जो है ना के बराबर है, ये मैंने लेट कर लिया अपनी मर्जी से कि ये के बराबर है। किसके बराबर है दोस्तों, ये के बराबर है। तो इस बात का मतलब ये होगा मेरे भाई कि जो ये 4a होगा ना, 4a भी के बराबर होगा, 3b भी के बराबर होगा और 5c भी के बराबर होगा। ये बात मैं मान के चल रहा हूं। क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है। और मैं चाहता हूं कि a अनुपात b अनुपात c ये निकल जाए। तो आप मुझे ये बताइए, अगर 4a के बराबर है तो क्या a की वैल्यू k/4 नहीं हो जाएगी? है भाई, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, k/4 नहीं हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूं कि 3b के बराबर है तो क्या b की वैल्यू k/3 नहीं हो जाएगी? आप कहोगे सर बिल्कुल k/3। अगर ये 5c के बराबर है तो इस बात का मतलब क्या होगा कि c की जो वैल्यू होगी वो k/5 के बराबर हो जाएगी, k/5 के बराबर हो जाएगी। क्लियर हुई बात यहां तक? जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा, है भाई, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो k से k कैंसिल होगा। आप कहोगे सर बिल्कुल, तो ये क्या बचेगा, 1/4, 1/3, 1/5, यानी कि a अनुपात b अनुपात c, इसका जो रूप होगा वो फ्रैक्शन की फॉर्म में होगा। और हम ये बात पहले ही जानते हैं कि रेशो कभी भी फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, हमेशा इंटीजर की फॉर्म में लिखा जाता है। लेकिन यहां पर रेशो कितने हैं दोस्तों, 3 तरह के रेशो है। तो 3 तरह के रेशो में क्रॉस प्रोडक्ट काम नहीं करेगा। मैंने आपको बताया है कि बटे में जो वैल्यू होती है उनके एलसीएम से पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको करना क्या होगा दोस्तों, 4, 3 और 5 के एलसीएम से पूरे रेशो को मल्टीप्लाई करना होगा। तो 4, 5 का एलसीएम 20, 20 3 60। इस बात का मतलब होगा कि इस पूरे का एलसीएम कितना होगा दोस्तों, 60 होगा। तो और आप ये बात अच्छे से जानते हो कि जब भी आप किसी भी रेशो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो रेशो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस लिखने का तरीका बदलेगा। क्लियर हुई बात यहां तक, ठीक है। चलिए, तो जब 60 की मल्टीप्लाई 1/4 में कर रहे होंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 15 बार। 3 से ये कितनी बार कटेगा, 20 बार। और 5 से कितने बार कटेगा, 12 बार। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 15:20:12, ये रेशियो आया इसका निकल के। क्लियर हुई बात? मैं इसके निकालने के और भी तरीके बताऊंगा, ये केवल और केवल मैं आपको कंसेप्ट सिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि ये कंसेप्ट होता है। क्लियर हुई बात, ठीक है। आप समझिए, तो रेशियो कितना आ गया, 15:20:12। इसको हम और ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो एबीसी का जो रेशियो निकला वो 15:20:12 निकला। क्लियर हुई बात? लेकिन आपने एक बात बताओ, आपने एक चीज गौर दी होगी इसमें कि अगर हमें मानना ही है किसी न किसी के बराबर, तो हम के बराबर क्यों माने, हम के बराबर क्यों माने, हम इन तीनों के एलसीएम के बराबर ही ना मान ले भाई, हम इन तीनों के एलसीएम के बराबर ही मान लेना। हम ऐसा भी तो मान सकते हैं। उम्मीद करता हूं ये चीज तो आपको समझ में आई गई होगी। तो समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमने यहां पे के बराबर माना, अगर हमें मानना ही है तो हम के बराबर ना मानकर हम इस 4 का, इस 3 का और इस 5 का एलसीएम कितना, 60, हम 60 के बराबर ही ना मान ले एक साथ इसको।
कि ये किसी न किसी के अगर बराबर है तो ये 60 के बराबर होगा। अगर ये 60 के बराबर होगा तो 4a भी 60 के बराबर, 3b भी 60 के बराबर, 5c भी 60 के बराबर। तो यहां से मैं a अनुपात b अनुपात c निकाल सकता हूं, है भाई। a अनुपात b अनुपात c निकाल सकता हूं। अगर 4a 60 के बराबर होगा तो a की वैल्यू क्या होगी, 4 से आप डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना होगा 15। इसी तरीके से अगर 3b 60 के बराबर होगा तो b की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो कितना होगा 20। और अगर ये 5c 60 के बराबर होगा तो इसका मतलब 5 से इसको जब डिवाइड करोगे तो ये कितना होगा 12। तो इसका मतलब क्या होगा, ए बी सी का रेशियो क्या होगा 15:20:12 बनेगा। क्लियर हुई बात यहां पे, ठीक है। इसी चीज को हम तीसरे तरीके से भी सोच सकते हैं दोस्तों, तीसरे तरीके से भी हम रेशियो निकाल सकते हैं। पहला तरीका वो था, दूसरा तरीका ये हुआ, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये दोनों ही तरीके आप बेहतरीन तरीके से सीख चुके होंगे। अब मैं तीसरा तरीका भी आपको बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। समझिए तीसरा तरीका क्या होगा दोस्तों, अगर इस फॉर्म में कोई चीज दी हुई है आपको और आप ये चाहते हो कि इन तीनों का रेशियो निकाल लो, तो a अनुपात b अनुपात c, तो आपको करना क्या पड़ेगा वो समझने का प्रयास करना अब, है ना। देखिए अगर आप a की वैल्यू निकालना चाहते हो तो जिसकी आप वैल्यू निकालना चाहते हो उसको छुपा दो, ठीक है ना। उसको क्या कर दो, छुपा दो। तो जो b का कोफिशिएंट 3 है और c का कोफिशिएंट 5 है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 5×3=15। कितना, 5×3=15। तो a की जो वैल्यू आएगी दोस्तों 15 यूनिट आएगी। क्लियर होगी बात। इसी तरीके से अगर b की वैल्यू निकालना चाहते हो तो b की वैल्यू को आप छुपा दो। तो जो शेष जो बचा है भाई, जो शेष बचा वो क्या बचा, 4a और 5c, यानी कि a के कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई c के कोफिशिएंट के साथ करो, 5×20। तो कितना आ गया b की वैल्यू 20 यूनिट। इसी तरीके से अगर आप c की वैल्यू चाहते हो तो c की वैल्यू को छुपा दो, तो 4×3=12। तो रेशियो कितना आ गया फिर से 4×3=12। तो दोस्तों मैंने आपको ये 3 तरीके बताए, जो भी आप लगाना चाहोगे अपने एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त वो आप लगा सकते हो। तीनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। मैंने पहले भी आपको एक बात बताई थी कि भाई क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त कोई एक मेथड कभी भी फायदेमंद नहीं होता, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि कौन सा तरीका आप क्वेश्चन में यूज करोगे। क्लियर हुई बात। तो इसलिए हर वो रास्ता आपको पता होना चाहिए पहले से कि जो आप क्वेश्चन को देखकर अपने तरफ से आसानी से क्वेश्चन को बना पाओ। क्लियर हुई बात, ठीक है। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे जो मैं कहना चाह रहा था। अब एक नेक्स्ट कंसेप्ट और समझने का प्रयास करें भाई, ठीक है। देखिए अगर मैं लिखता हूं a/3 बराबर है b/4 बराबर है c/5 के, इस तरीके से मैंने लिख दिया कि a/3 बराबर b/4 बराबर c/5। तो मैंने अभी आपको एक बात बताई थी कि जब भी तीन चीजें आपस में इस तरीके से बराबर में हो तो किसी न किसी के वे बराबर अवश्य होती है, किसी न किसी के बराबर हमेशा होती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, अगर किसी न किसी के बराबर है तो ठीक है भाई, हम मान लेते हैं इसको k के बराबर होगी। किसके बराबर होगी, k के बराबर होगी। हमने लेट कर लिया कि ये k के बराबर है। और मैं चाहता हूं कि आप यहां से a अनुपात b अनुपात c निकाल लो, a अनुपात b अनुपात c निकाल लो। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर a/3 भी k के बराबर है, b/4 भी k के बराबर है, c/5 भी k के बराबर है, तो अगर a/3 k के बराबर होगा तो इसका मतलब a की वैल्यू 3k नहीं हो जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल a की वैल्यू 3k होगी। इसी तरीके से अगर b/4 k के बराबर है तो क्या b की वैल्यू 4k नहीं हो जाएगी। आप कहोगे सर बिल्कुल। इसी तरीके से c/5 भी अगर k के बराबर है तो c की वैल्यू किसके बराबर होगी, 5k के बराबर होगी। आप कहोगे सर बिल्कुल 5k के बराबर होगी। अगर मैं इसको सिंपलीफाई करता हूं तो आप ये देख रहे होंगे कि k से k कैंसिल हो जाएगा, तो रेशो क्या बनेगा, वो 3:4:5 बनेगा। तो दोस्तों आपने यहां पर एक चीज ऑब्जर्व जरूर की होगी, अगर आपने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देख लिया होगा, अच्छे तरीके से इसको सवाल को देख लिया होगा। क्लियर हुई बात, ठीक है, कि 3:4:5। तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की कि a की वैल्यू यहां पे 3 है जो कि a के बटे में खुद लिखी हुई है, b की वैल्यू यहां पे 4 है जो b की वैल्यू खुद बटे में लिखी हुई है, c की वैल्यू यहां पे 5 है तो जो c के बटे में खुद लिखी हुई है। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि अगर इस फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने आता है और आपसे पूछना ये चाहता है कि रेशियो बताओ,
तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख सकते हो 3 4 5 होगा, 3 4 5 होगा। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर a बटा में 25 लिख दिया बराबर b बटा 15 लिख दिया बराबर c बटा 20 लिख दिया, और आपसे मैं ये पूछ लूं कि a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, तो आप कहोगे बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू यानी कि 25 और b की वैल्यू 15 और c की वैल्यू कितनी होगी 20। और जब इसको आप सिंप्लीफाई कर रहे होंगे तो 5 पंजे 25, 5 तिये 15, 5 चौक 20, तो रेशो क्या बनेगा 5:3:4 बनेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आप इसको डायरेक्ट इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्लियर हुई बात। एक छोटी सी चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं, तो आप ये चीज ऑब्जर्व और कर रहे होंगे कि जब बटे की वैल्यू में 3 लिखा हुआ है, बटे की वैल्यू में 4 लिखा हुआ है, बटे की वैल्यू में 5 लिखा हुआ है, तो a का कोफिशिएंट यहां पे क्या है दोस्तों 1 है, b का कोफिशिएंट यहां पे क्या है दोस्तों 1 है, c का कोफिशिएंट क्या है दोस्तों यहां पे 1 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारी पूरी कोशिश पूरा फोकस हमारा ये होना चाहिए जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको दिखाई दे कि जो ऊपर ए बी सी होता है उनका कोफिशिएंट 1 रहे, उनका कोफिशिएंट क्या रहे 1 रहे, ताकि मैं ये कह पाऊं कि बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है। क्लियर हुई बात यहां तक। अगर नहीं समझ पाए तो मैं एक एग्जांपल और दे सकता हूं इस बात के ऊपर, समझिए। अगर मैं लिखता हूं कि 2a बटे 3 बराबर 4b बटे 7 बराबर 5b बटे कितना मान लू, यहां पर मान लेते हैं 6, ठीक है। और मैं आपसे ये पूछ लूं कि बताइए a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा, a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो दोस्तों रेशो निकालने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हमें करना होता है एग्जाम में फास्ट काम, बहुत जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो उस क्वेश्चन को हम जल्दी कैसे बना पाएंगे, तो आपको सही रास्ता चुनना पड़ेगा, और सही रास्ता मैं आपको बता ही रहा हूं, बेस्ट तरीके बता रहा हूं मैं आपको कि पेपर में किस तरीके से आप जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बना सकते हो। क्लियर हुई बात। तो आप समझिए यहाँ पे मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई कि जब भी इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन तुम्हें दिखता हो तो आपका जो पहला प्रयास होगा, पहला प्रयास ये होगा कि ऊपर जो लिखा हुआ है ना उसको 1 बनाने की कोशिश करनी है। ऊपर जो लिखा हुआ है दोस्तों उसको 1 बनाने की कोशिश करनी है, ऊपर जो लिखा हुआ है उसको 1 बनाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो आप ये बताओ इस ये 1 बनेगा कैसे, ये सॉरी यहां पे सी लिखा हुआ है भाई, यहां पे लिखा हुआ है भाई सी, ठीक है, देखिए, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि ऊपर हमें क्या बनाना है 1 बनाना है, और 1 बनेगा कैसे दोस्तों, 1 ऐसे बनेगा अगर ये 2 ऊपर से हट जाए, अगर ये 4 ऊपर से हट जाए, अगर ये 5 ऊपर से हट जाए, तो ये हटेगा कैसे। तो आप इसको हटाने के लिए क्या करोगे, जो अंश में ए बी सी का कोफिशिएंट है ना इन्हीं का एलसीएम ले लो, इन्हीं का क्या ले लो एलसीएम। तो 5 4 और 2 का एलसीएम क्या होगा 20 होगा दोस्तों। तो 20 से क्या करना है, 20 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, 1/20 से मल्टीप्लाई करनी है। एलसीएम जो भी होगा उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए पूरे रेशियो को, एलसीएम जो भी होगा उसके रिवर्स से मल्टीप्लाई कीजिए, ताकि ए बी और सी का कोफिशिएंट हट जाए और वो 1 बन जाए। क्या बन जाए 1 बन जाए। तो समझिए दोस्तों, देखिए अब जब आप 1/20 की मल्टीप्लाई 2a/3 में करोगे तो 20 बटे में आ चुका होगा, और 2 से जब आप काट दोगे 20 को तो वो 10 10 30 बनेगा। तो ये क्या बनेगा a/30 नहीं बन जाएगा है भाई, a/30 नहीं बनेगा क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल कि 20 की मल्टीप्लाई जब 3 में करोगे 60, और 2 से जब काट दोगे आप 60 को तो कितना बनेगा 30 बनेगा a/30। इसी तरीके से जब आप 20 की मल्टीप्लाई 4b/7 में करोगे तो 20 की मल्टीप्लाई 7 में होगी, तो 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 5 सते 35, तो b की वैल्यू कितनी आई 35 आ गई। b की वैल्यू कितनी है दोस्तों 35 आ गई। ठीक इसी तरीके से जब 20 की मल्टीप्लाई 1/20 की मल्टीप्लाई 5c/6 में करोगे तो 20 की मल्टीप्लाई 6 में होगी, और 5 चौक 20, 4 छिक 24, तो c की वैल्यू कितनी होगी 24। ये चीज निकल जाएगी। और यही चीज तो बताई अभी मैंने आपको कि बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है भाई, यही तो चीज बताई थी कि बटे की वैल्यू खुद की वैल्यू होती है कि a की वैल्यू कितनी होगी 30, b की वैल्यू कितनी होगी 35 और c की वैल्यू कितनी होगी 24। यानी कि अगर आप ये चाहते हो कि a b c का रेशियो निकल जाए तो 30 35 24 होगा, 30 35 24 होगा।
मैं उम्मीद करता हूं कि ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई, ये सारी चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई जिनका यूज हम हर क्वेश्चन में करते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, अगर ये चीजें ना बताई जाए और हम डायरेक्ट क्वेश्चनों को शुरू कर दे तो बच्चा समझ नहीं पाता कि ये हो क्या रहा है। इसलिए सबसे पहली क्लास मेरी यही होगी जो बिल्कुल बेसिक होगी। ये मान के चलिए कि ये हमने इंट्रोडक्शन दिया रेशियो का और समानुपात का। रेशियो क्या होता है, समानुपात क्या होता है, उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको पूरे अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपको चीजें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अब एक चीज और रह जाता है, रेशियो को मर्ज कैसे किया जाता है, वो मैं पढ़ाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। रेशियो को मर्ज करना मैं वहीं पे सिखाऊंगा और उसी के साथ साथ हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। यानी कि नेक्स्ट जो वीडियो होगी रेशियो की, उसमें हम एक तो रेशियो मर्ज करना सीखने वाले हैं और साथ में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि अगर ये आपको बहुत अच्छी लगी होगी, आपको लगता होगा कि इस वीडियो से आपका कुछ ना कुछ भला हुआ है दोस्तों, तो आप इसको शेयर करना ना भूले और साथ में दोस्त कमेंट करना ना भूले, ताकि इससे हमारा मोटिवेशन बना रहे और हमें ये पता चलता रहे कि आपको चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं पे विराम देता हूं ताकि वीडियो और ज्यादा लंबी ना हो सके। और तब तक के लिए नमस्कार, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।